मुझे यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं। तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे कि कोई बड़ी पोस्ट पर तुम्हें नौकरी मिल रही है। किचन में जाकर खड़े होना है, कोई चाय पानी का पूछना है तो उसे उठाकर वो देना है। एक तरफ खड़ी रहना, नौकरी भी मिल जाएगी और एक अच्छी तनख्वाह भी। लेकिन मैंने आज तक किसी के भी यहाँ इस तरह का काम नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर तुम कैसा काम चाहती हो? तालीम तुम्हारी मुकम्मल नहीं, किसी चीज का काम तो तुम्हें आता नहीं है, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाए, इसकी सैलरी भी अच्छी हो। ऐसा सब कुछ तो नहीं होता ना। तुम्हें मैंने काम बता दिया है, अब बस ये तुम्हें नौकरी करना चाहती हो या नहीं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। एक तरफ इज्जत से खड़े रहना, तुम्हारी माँ बीमार है, उन्हें सख्त इलाज की जरूरत है। तुम अगर ऐसे ही नौकरियों को छोड़ती रहोगी तो सोच लो क्या होगा आगे। और आगे जाकर अनमोल ने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने अपने ऑफिस में मेरे लिए नौकरी का इंतजाम किया। मैं कल से ही इस ऑफिस में आकर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जॉब का टाइम बता दो। टाइम वही है, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। पिक एंड ड्रॉप वो लोग तुम्हें खुद देंगे, और मेरी जानी पहचानी दोस्त भी वहां पर जॉब करती है। तुम्हें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो तुम उससे कह देना, वो जरूर तुम्हारी कोई न कोई मदद करेगी। अब तुम भी आराम करो और मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अनमोल फोन बंद करने के बाद अपनी माँ के कमरे की जानिब चल दी। ये छोटा सा 3 कमरों का घर था। छोटी उम्र में ही वालिद के गुजरने के बाद अनमोल की माँ उसका ख्याल रखा करती थी। घरों में काम करके अनमोल को पाला था, लेकिन एफए की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और एक हाथ भी मफलूज हो गया, और इस वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गई। तो घर में फाकों की नौबत आ गई। अनमोल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का सोचा। एक स्कूल में वो उस्ताद के तौर पर पढ़ा रही थी, लेकिन वहां के लोग भी अच्छे नहीं थे। मजबूरन वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब उसने अपने मोहल्ले वाली की बहन से बात की थी, जो कि एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन अनमोल को इतना इन चीजों का कुछ पता नहीं था। उसके पास तजुर्बा और डिग्री थी, इसीलिए जो काम मुनासिब लगा वो करने के लिए तैयार हो गई थी। अनमोल को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके लिए वो भी कुछ भी कर सकती थी। फिर ये काम तो एक जगह खामोशी से खड़े रहकर चाय बनाने का ही था। कैंटीन में नौकरी करने का ऑप्शन बुरा नहीं था। अनमोल ने क्या कुछ नहीं सोचा था अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, और एक अच्छी नौकरी के साथ अपनी माँ को अच्छा घर भी देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन खूबसूरत कांच सी आंखों के ख्वाब टूट कर चुप चुके थे। अनमोल ने तो हालात से समझौता कर लिया था। 21 साल की उम्र में वो यहाँ वहां नौकरी की तलाश में बहुत भटक रही थी। अपने वालिद के बाद अपनी माँ को खुद से दूर जाने नहीं दे सकती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस पूरी दुनिया में अनमोल का कोई भी अपना नहीं बचेगा। कभी कभी ये ख्याल आता है तो अनमोल को अपनी जान निकलती महसूस होती थी। अनमोल की माँ ने भी तो अपनी हिम्मत से बढ़कर अनमोल के लिए काम किया था। अनमोल को पढ़ाना, कामयाब जिंदगी देना उनकी तो यही ख्वाहिश थी, लेकिन हालात ने उन्हें इसका पर ला खड़ा कर दिया कि वो रुपए रुपए की मोहताज हो गई। अनमोल खुद एक टाइम खाती थी ताकि दूसरे वक्त में उसकी माँ को अगर भूख लगे तो उनके घर में खाने के लिए कुछ मौजूद हो। इतने सख्त हालात के बावजूद भी अनमोल का अपने रब पर यकीन खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि अगर ये वक्त आजमाइश का है तो आने वाला वक्त उनके लिए मौजज़ों का होगा। वो सब्र से एक एक लम्हा जिंदगी का गुजार रही थी, लेकिन हालात थे कि एक के बाद एक मुश्किल तरीन होते चले जा रहे थे। अनमोल के लिए अब सब कुछ संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना हारने का फैसला कर चुकी थी। इशा की नमाज अदा करने के बाद अनमोल चाय नमाज पर बैठे हुए अपने रब से यही बातें कर रही थी कि या अल्लाह, तूने मेरे नसीब का रिस्क दुनिया पर उतारा है, तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखा। मुझे हलाल और हराम की तमीज सिखा। मेरे रब, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं इनके लिए मुझे माफ कर। मेरे हालात पर रहम कर, बेशक तो बेहतरीन रहम करने वाला है। अनमोल की वालिदा कमरे में लेटी हुई थी और अपनी चांद से हुस्न रखने वाली बेटी को देख रही थी, जो कि सहन में दुपट्टे के हॉल में मुकम्मल हुस्न के साथ अपने रब से बैठी हुई बातें कर रही थी। उन्होंने करवट लेकर अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को अपने अंदर उतारा था। क्या कमी थी उनकी बेटी में, कितनी खूबसूरत नेक सीरत, लेकिन तमाम हुस्न सिर्फ दौलत के आगे मान पड़ रहा था। शहजादी जैसा हुस्न रखने वाली उनकी बेटी फकीरों से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा था अपनी बेटी के लिए। शौहर के जाने के बाद भी खुद को उन्होंने जख्म लगा लिया था, खुद को रोक लगा लिया था, लेकिन अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दी थी। अब किस्मत ने उन्हें ऐसे दहाने पर ला खड़ा किया कि जिंदगी के मायने ही बदल गए। वो बेटी जिसको माँ पलकों पर बिठाकर रखती थी, गली मोहल्लों की खाक छानती है। सारा दिन अपने नाजुक वजूद पर सोचों का इतना बोझ उठाया है कि पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती। उनका बस चले तो अपनी बेटी को अपने दिल में छुपा ले, लेकिन वो किसी काबिल भी नहीं रही थी। अपने ही बच्चे पर वो बोझ बन चुकी थी। काफी देर तक जब
अनमोल ने अपनी माँ को एक ही करवट लेटे देखा तो उठकर उनके पास आई और उन पर फूंक मारने के बाद अपनी माँ की पेशानी चूम कर बोली, क्या हुआ? आज मेरी अम्मा जान बहुत खामोश है। अनमोल की वालदा ने पलटकर उसे देखा तो अनमोल ने उनको रोते देखा और बोली, अम्मा क्या हो गया है? क्यों आप ऐसे लेटी हुई रोती रहती हैं? ये बात अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने अनमोल का हाथ लिया और अपनी लबों से लगाकर बोली, मुझे तुमसे शर्म आती है अनमोल। मैंने तुम्हें एक कामयाब औरत बनते हुए देखना था और ऐसी लाचार देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। अनमोल अपनी वालदा के साथ लेटे हुए उनका हाथ थाम कर बोली, आपसे किसने कहा मैं मजबूर और कमजोर हूँ माँ? मेरे पास आप हैं, मेरे अल्लाह का दिया हुआ हौसला है और आपको पता है मुझे नौकरी भी मिल गई है। आप ऐसे रोया ना करें, मेरे लिए दुआ किया करें। और बेटियां तो होती हैं माँ का दुख बांटने के लिए। आप क्यों खुद को मुझ पर बहुत समझने लगी? मैं भी तो बचपन में छोटी छोटी चीजों के लिए आपकी मोहताज थी। मैंने तो कभी खुद को आपका रकीब नहीं समझा। मैं तो हक से आपसे हर एक चीज मांगती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा हक है आपकी एक एक चीज पर। तो अब आपको जब कुछ देने का वक्त आया तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मुझे तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे वालिदैन की खिदमत करने का मौका दिया है। जिंदगी का ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस आप मेरे साथ रहें, आप मुझे दुआएं दें, आप मेरे हक में दुआ करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो कि अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा लिया और बोली, मैं आखिरी मर्तबा रो रही हूँ, आइंदा कभी नहीं रोऊंगी। मुझे लगता था मेरी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसे मेरी हिम्मत और हौसले की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है और तो अपनी माँ को संभाल रही है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा ये रूप भी देख लिया, वरना मेरा दिल अनजाने वसवसों में घिरा रहता है। सारा दिन जब तुम घर से बाहर होती हो तो न जाने तुम कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अनमोल ने अपनी माँ को बोलते हुए देखा तो मुस्कुराने लगी। यही तो उसका असल मकसद था, अपनी खामोश लेटी माँ को बुलवाना। उनकी आवाज से तो अनमोल को सुकून मिलता था। इस बात से बेखबर अनमोल की माँ अपनी बेटी से बातें करने लगी थी। काफी देर तक माँ बेटी बातें करती रही। अचानक अनमोल ने देखा कि उसकी वालदा सो गई है। खुद भी अपनी माँ के पहलू में सो गई थी। ये सुकून की नींद उसे दिन भर की थकावट का मदावा महसूस हो रही थी। इतनी आजमाइश भरी जिंदगी के बाद भी अनमोल बहुत खुश थी कि उसके साथ उसकी माँ की दुआएं थी। माँ के बगैर तो इंसान बहुत जगह पर खुद को तन्हा पाता है। अनमोल को तो अल्लाह ताला ने इस जज्बे से नवाजा हुआ था। अगर उसकी वालदा भी ना होती तो अनमोल खुद नहीं सोच सकती मेरी दुनिया में वो क्या करती। अपनी माँ की जरूरत पूरा करने के लिए अनमोल नौकरी करती है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर माँ सर पर नहीं होती तो औलाद बहुत ओके ये पड़ जाती है। कोई भी उसका हमदर्द नहीं हो सकता जितनी उसकी माँ होती है। बस अपनी माँ के लिए हर एक तकलीफ, हर एक ठोकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। उसे आने वाले वक्त का नहीं पता था। अगली सुबह अनमोल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत मुतमईन थी कि उसे नौकरी मिल गई है। अपनी वालदा की दुआ के साथ घर से निकली और बड़े बिल्डिंग के पास उतरकर अनमोल ने इस आलीशान बिल्डिंग को देखा था और उसका दिल बहुत खुश हुआ था, ये सोचकर ही कि वो यहाँ नौकरी करने वाली है। लेकिन फिर जल्दी से ये बात याद आई कि वो क्या नौकरी करने वाली है। यहाँ वो खाना सर्व करने वाली थी। सबका काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान को हर एक काम करना चाहिए, खुद को ही तसल्ली देती है। और इस ऑफिस के अंदर दाखिल हो चुकी थी जब सिस्टर, ये रहा किचन, आपने यहीं रहना है। कोई भी स्टाफ मेंबर आपको ऑर्डर देगा तो आपने वो चीज बनाकर ये वॉल बेल बजा देनी है। आपका काम समझ आ गया? अनमोल ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और किचन में चली गई। काफी बड़े तर्ज का बना हुआ ये खूबसूरत सा किचन अनमोल को अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद ही 2-3 कप चाय का ऑर्डर आ गया। अनमोल जल्दी से चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसने वही बेल बजा दी जो कि स्टाफ वाली लड़की उसे बता कर गई थी। एक लड़का आया और वो चाय उठाकर खामोशी से चला गया। अनमोल वहीं बैठी हुई खिड़की से नजर आने वाली सड़कों को देख रही थी। लोग यहाँ से वहां अपनी मंजिल की तरफ गामजन। तभी अनमोल को एक लड़के ने आकर कहा, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना दें, इसमें मीठा कम होना चाहिए। अनमोल ने कहा, जी ठीक है। अनमोल खड़ी हुई और चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय मग डालने लगी, बेध्यानी में उंगली में मौजूद चांदी का छल्ला उस मग में गिर गया और अनमोल इस बात का ध्यान न कर सकी। वो चाय शमरोज शाह के सामने रखी गई तो उसने पहला ही घूंट भरा था। अचानक मुंह में कुछ घूमने की वजह से चाय बाहर की तरफ फेंक दी गई। शमरोज ने हैरत से चांदी के छल्ले को देखा था जो कि टेबल पर बड़ी काली फाइल पर चमक रहा था। शमरोज शाह ने गुस्से की हालत में अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, ये क्या पिला रहे हो मुझे, अंधे हो गए हो? तब उस सेक्रेटरी ने कहा, सर मेरी गलती नहीं है, चाय तो उस नई लड़की ने बनाई है। शमरोज शाह ने कहा, कौन सी लड़की, उसे बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद चादर के हाले से झांकता हुआ नाजुक सा वजूद
शमरोज शाह के सामने आया। शमरोज शाह ने हैरत से उस पतली सी कांच जैसे हुस्न रखने वाली लड़की को देखा जो कि खौफ से अपनी आंखें बाहर चिपका रही थी। सुमेर शाह ने जब उसे इतने खौफ में देखा तो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, ये चाय तुमने बनाई है? अनमोल ने सर को इस बात में हिलाया तो सुमेर शाह ने कहा, तो इसके अंदर ये छल्ला कैसे गिर गया? ये छल्ला मेरे हलक में चला जाता तो जानती हूं ना मेरी जान भी जा सकती थी। अचानक इस तरह कहने पर अनमोल ने अपनी आंखें उठाकर शमरोज शाह को देखा और फिर अपने छल्ले को, फिर हाथ की उंगली को एक ऐसी मासूम सी हरकत करते हुए वो शमरोज शाह को काफी अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुकी थी। शमरोज शाह ने जब उसे खामोश देखा तो बोला, बताओ ये क्या हरकत थी? इस तरह काम करोगी तुम? तभी अनमोल ने कहा, देखें सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। शमरोज शाह ने कहा, ठीक है, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, दोबारा, आज पहला दिन था, सिर्फ इसलिए अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम इस नौकरी से खारिज कर दिया जाएगा। अनमोल वहां से चली गई जबकि शमरोज शाह उस छल्ले को देखा था जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। न जाने क्यों शमरोज शाह ने उठाकर एक टिश्यू में करके उसे अपनी जेब में रख लिया था। कैंटीन में आकर अनमोल ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया था। नौकरी के पहले दिन ही वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? अनमोल को सरासर अपनी बेदहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वाकई अगर वो छल्ला सर के हलक में चला जाता तो अनमोल तेरा क्या होता? वो खुद को ही कोस रही थी तब एक स्टाफ मेंबर ने आकर उससे कहा, अगर हमारे लिए भी चाय बना देंगी तो बड़ा एहसान होगा। अनवर ने पलट कर देखा तो वो एक अजीब सी शक्ल वाला लड़का था जो कि बहुत ही कमीनगी से अनमोल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनमोल ने कहा, जी बना देती हूँ। ये बात क्या करें, बहुत चाय बनाने लगी तो वो लड़का मुसलसल वहीं खड़ा हुआ था। अनमोल ने पलटकर उसे देखा और बोली, आप जाएं, मैं बनाकर भेज दूंगी। लेकिन वो लड़का बोला, मेरे यहाँ खड़े होने से आपको कोई परेशानी हो रही है? अनमोल ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने मुझे कहा है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर मिलेगा, यहाँ आप खड़े होकर मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बात कहकर अनमोल दोबारा पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन वो इंसान वहीं स्लिप के साथ खड़ा रहा। अनमोल बहुत जल्दी जल्दी चाय बनाई और टेबल पर उसके सामने रख दी। तभी मुकाबिल नहीं चाय उठाकर अनमोल को देखा और एक घूंट भरकर बोला, आहा, आज तो चाय पीने का मजा ही आ गया। दिल भी खुश हो गया और आंखें भी। अनमोल ने घूर कर उस पर शर्म इंसान को देखा और फिर पीठ मोड़कर अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि वो कहका लगाकर हंसता हुआ किचन से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद अनमोल ने दोनों हाथ स्लेब पर रखे और गहरे सांस लेने लगी। यही तो मसला था इस माशरे का, किसी भी औरत को आसानी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। अगर वो घर में बैठी होती, बेशक भूखी प्यासी मर जाती, तो वो बापर्दा कहलाती। अगर वो बाहर निकलकर अपने लिए 2 पैसे कमा लेती तो उससे ज्यादा घटिया और बदकिरदार लड़की इन दुनिया वालों के लिए कोई नहीं होती। अपने ही पैमाने हैं इन लोगों ने बनाए हुए थे कि अच्छी औरतें ऐसी होती हैं और बुरी औरतें ऐसी होती हैं। अपनी सोच का पैमाना नहीं बनाया हुआ होता कि अच्छी सोच कैसी होती है और बुरी सोच कैसी होती है। किसी ने सही कहा है, आईना बेचने वाला कभी भी आईना खुद नहीं देखता। यही हकीकत है इस माशरे की। मेरी रानी, मेरी बेटी, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अनमोल जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया था। अनमोल इतने अरसे के बाद अपनी माँ के चहकने की आवाज सुनकर काफी खुश हुई और आगे बढ़कर उनके गिर्द बाहें डालकर बोली, दिन तो बहुत प्यारा गुजरा, मगर मैंने अपनी प्यारी अम्मा को इतना याद किया ना कि क्या ही बताऊं। मैं आपको उन्होंने मुस्कुराकर अनमोल के सर पर हाथ फेरा और बोली, कैसे लोग हैं, माहौल कैसा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तभी अनमोल को आज वो ऑफिस में एक एम्प्लॉय याद आया जिसने उसको बहुत परेशान किया। लेकिन अनमोल ने अपनी वालदा से कहा, लोग वहां जैसे मर्जी हूं, मैं तो वहां काम करने के लिए जाती हूँ ना, मुझे उनसे सरोकार है ही नहीं। अनमोल की वालदा ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें इनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बेटा जहाँ काम करते हैं वहां के बारे में, वहां के लोगों के बारे में इंसान को पता होना चाहिए कि उनका मिजाज, किरदार, आदत कैसा है। सब समझ रही हो ना मेरी बात? अनमोल अपनी वालदा की बात में छुपा हुआ मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी और बोली, अम्मा आप बेशक मुझ पर एतबार ना करें, लेकिन अपनी तरबियत पर जरूर एतबार करें। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी आप और आपकी सेहत है। उन्होंने तड़प कर अपनी बेटी को देखा और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा एतबार है। लेकिन जिस माशरे में, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहां के लोग वैसे नहीं है बेटा जैसे नजर आते हैं। कभी भी किसी को खुद पर इतना इख्तियार नहीं देना कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके चला जाए। माँ बाप के अलावा हर रिश्ता इंसान के लिए आग की तरह होता है और इंसान को चाहिए कि इस आग से अपने आप को बचाए, ना कि इस आग में खुद ही कूद पड़े। अनमोल ने कहा, जी बिल्कुल अम्मा, मैं खुद को और आपको कभी भी किसी ऐसी आग की नजर नहीं होने दूंगी
جو کہ ہمارا سکھ چین اور زندگی کی خوشیاں ہی جلا کر راکھ کر دے۔ انہوں نے کہا شاباش میری بچی، بس میں تم سے یہی کہوں گی کہ میرے بعد بھی اپنے کردار کی پختگی پر قائم رہنا، کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا۔ جہاں بات تمہاری عزت کی آئے تو لڑ جانا، کیونکہ اپنے حق کے لیے لڑنے کا حکم تو ہمیں اللہ نے بھی دیا ہے۔ انمول نے کہا اماں کیا ہو گیا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، بلکہ آپ اٹھیں آئیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں بلڈنگ کتنی خوبصورت تھی اور وہاں کیا کام ہوتا ہے۔ انمول اپنی والدہ کا ذہن بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی۔ انمول اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا فکر مند ہونا بہت ضروری تھا، اور اس پر وہ کافی خوش بھی تھی کہ کوئی تو ہے جو انمول کے دل سے فکر کرتا ہے۔ بے شک ماں باپ کی محبت کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ شمروز تم کب تک خود کو ایسے ہی چیزوں میں الجھا کر رکھو گے؟ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ سوچا بھی ہے یا نہیں؟ شمروز شاہ کی والدہ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس سے سوال کر رہی تھی۔ شمروز شاہ نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور پھر بولا، کیا سوچنا ہے، زندگی میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، تو اسی لیے وقت آنے پر جو جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم انہی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، یہ تم مجھے باتوں میں نہ لپیٹو، میں تمہارا کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہوں، آئی سمجھ، میری بات کا سیدھی طرح سے جواب دیا کرو۔ شمروز شاہ نے اپنی خوبصورت ماں کو جب غصے میں دیکھا تو مسکراتا وہ ان کی گود میں سر لگ کے لیٹ گیا اور بولا، اچھا بتائیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ، سیدھی طرح بولے۔ میں سیدھی طرح جواب دوں گا۔ تب انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ، بال بچے دیکھو، میری بھی تو خواہش ہے میں تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلوں کودوں۔ جبکہ شمروز کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا کر گم ہو گیا اور وہ بولا، کیا مطلب ہے کھیلوں کودوں؟ ابھی تو آپ کے گھٹنوں میں درد تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ایک چپیڑ لگائی اور بولی، تم مجھے کیوں بات بات پر لپیٹ لیتے ہو؟ 28 سال کے ہو چکے ہو، تمہارا دل نہیں کرتا کہ کوئی ہو تمہارے ناز نخرے اٹھانے والے؟ شمروز نے کہا، دل کرتا ہے نا، اور آپ ہیں تو صحیح میرے ناز نخرے اٹھانے والے، تو مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولی، مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے شمروز تم پر کہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تو کبھی اپنے والدین کو اتنا تنگ نہیں کیا جتنا تم مجھے اور شاہ سائیں کو کرتے ہو۔ شمروز شاہ نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے اور بولا، اسی لیے نا سائیں جو انسان کرتا ہے وہ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ اب تو آپ سمجھ گئی نا، اور بے فکر رہیں، وقت آنے پر شادی بھی کر لوں گا، فی الحال مجھے بزنس میٹنگ کی تیاری کرنے دیں۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ شمروز شاہ ان کے بڑے بیٹے تھے، جبکہ چھوٹے بیٹے کی بات وہ اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر چکی تھی اور کچھ مہینے بعد ان کی شادی تھی۔ شمروز شاہ تو شادی کے لیے حامی نہیں بھرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ خوشیوں بھرا تھا، سب لوگ یہاں خوش تھے، دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس شمروز شاہ کی والدہ کو اس کی شادی کی فکر رہتی تھی، کیونکہ ان کا نک چڑھا شہزادہ کبھی بھی شادی کرنے کے لیے حامی ہی نہیں بھرتا تھا، اور یہ بات وہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ انہیں شوق ہے وہ اپنے بچوں کے بچوں کو کھلائیں۔ چھوٹے بیٹے نے اس بات پر عمل تو کر لیا تھا، مگر بڑے بیٹے کو اس بات کے لیے راضی کرنا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ثابت ہو رہا تھا۔ یہ شمروز شاہ کے کوٹ سے چھلا نکلا ہے، اور پھر جب میں نے پوچھا تو اس کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے کوٹ کی چھان بین کرنے کی؟ ارے میں نے نہیں چھان بین کی شاہ سائیں، میری بات سنیں، یہ نا ملازمہ نے مجھے آ کر دیا ہے، وہ کپڑے دھونے کے لیے جا رہی تھی تب کوٹ سے نکل کر گرا ہے۔ میں نے سوچا میرا بیٹا میرا دوست ہے، مجھے بتائے گا کہ اپنے دل کی بات۔ میں نے جا کر پوچھا تو آگے سے نواب صاحب کہتا ہے کر لیں گے شادی وقت پر۔ اب بتائیں ذرا کیا کروں؟ کیا کریں گے ہم؟ کچھ بھی نہ کریں، وہ کہہ تو رہا ہے کر لے گا شادی۔ کیا مطلب وہ کہہ تو رہا ہے؟ اس نے کہا اور ہم مان لیں؟ 28 سال کا ہو گیا ہے وہ، 5 سال بعد اس کے سفید بال آ جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، اور بولے 5 سال گزرنے میں ابھی بہت وقت ہے، سفید بال آنے سے پہلے تمہارا صاحبزادہ شادی کر لے گا۔ چھوٹے شاہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھیں، بابا سائیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی اماں کی طرح مجھ پر طنز کرنے لگے ہیں۔ ارے طنز نہیں کر رہے، ہم بس تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری اماں صحیح چاہتی ہے کہ تم شادی کر لو، تو تم اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اتنا غلط مطالبہ بھی نہیں ہے ان کا کہ اس بات کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو وہ بتا دو۔ شمروز شاہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ آفس کی طرف روانہ تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کا موڈ اچھا دیکھ کر یہ بات چھیڑی تھی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اماں صحیح بات ہی نہیں مان رہی۔ انہوں نے کہا لیکن تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
वापस आई वो भी जवाब देता। इतनी देर में एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारकर दोनों बाप बेटे को बेहद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा दिया। ये सब बहुत जल्दी में हुआ, जबकि दूसरी तरफ जो खबर शमरोज शाह को मिली वो सुनकर उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थी। जो टेंडर हासिल करने के लिए परसेंटेज उसने बनाई थी वो हो चुकी थी, और ये सारी बातें एक ही दिन रूनुमा हुई थी। एक्सीडेंट होना और दूसरा वो फुटेज गायब होना। शमरोज शाह मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश थी, जिसमें मुकाबिल पार्टी बहुत अच्छी तरह कामयाब हो गई थी। शमरोज शाह ने अपने वालिद की खैरियत पूछी। उन्हें घर रवाना करने के बाद खुद ऑफिस पहुंचा। वो तमाम लोग उससे पूछगछ कर रहा था, लेकिन कोई भी इस चीज की हामी नहीं भर रहा था कि ऑफिस में कौन गया है। इस तरफ उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन आज शमरोज को अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इतना बड़ा अहमक कैसे हो सकता है। इतनी अहम प्रेजेंटेशन उसने अपने ऑफिस में छोड़ दी। ऑफिस भी हर वक्त लोगों के आने जाने से भरा रहता है। इस वक्त गहरी सोच में मुब्तला था जब उसकी नजर टेबल के ड्रॉ पर पड़ी तो वहां मौजूद कैश में कुछ गड़बड़ नजर आई। शमरोज शाह ने झुककर देखा तो उसमें से कुछ पैसे कम थे। ये रकम ऑफिस के स्टाफ के लिए बोनस के तौर पर निकलवाई गई थी, लेकिन बहुत ही मशकूक तरीन बात यह थी कि उसमें से पैसे कम थे। शमरोज ने पूरे ऑफिस के स्टाफ को लाइन में खड़ा किया हुआ था और इनसे पूछगछ की गई। इस सब में अचानक शमरोज को याद आया कि वो लड़की तो चाय बनाने की वजह अच्छे से पूरे ऑफिस में बहुत ज्यादा मशहूर है। शमरोज शाह ने स्टाफ से पूछा वो लड़की कहाँ है। तब उसने बताया कि उसकी वालदा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में है। शमरोज शाह के दिमाग ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। ऑफिस तक पहुंचना, चाय बनाना और फिर आज पैसों से उसका आज के दिन ही अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना, ये सब कुछ शमरोज शाह को काफी मशकूक लग रहा था। उसने अपने स्टाफ से कहकर उस लड़की की सारी हिस्ट्री निकलवाई थी। उसके माजी में कुछ मशकूक नहीं निकला था, लेकिन फिर भी शमरोज शाह को किसी भी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। उसने एक सेक्रेटरी को साथ लिया और उसके साथ पहुंचा, जहां पर अनमोल अपनी वालदा की खैरियत की दुआएं मांगती नजर आई। लेकिन उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे ही पैसों में से पैसे चोरी करने की। जबकि अनमोल अपनी चोरी पकड़े जाने पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। अनमोल ने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, सर मैं जानती हूँ मैंने ये बहुत ही घटिया हरकत की है, लेकिन मेरा यकीन करें मैं आपका इंतजार कर रही थी और फिर आपके कमरे में जब मैं कप उठाने के लिए गई तो वहां मुझे पैसे नजर आए। मगर मेरा एतबार करें मैंने 10,000 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी वालदा बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर वक्त पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो न जाने क्या हो जाता। शमरोज शाह ने उस लड़की को देखा जो कि खौफ से कांप रही थी और ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, जो भी हो चोरी करना एक बड़ा गुनाह है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। अनमोल ने अपने आंसू साफ किए और शमरोज की जानिब देखकर बोली, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज इस वक्त यहाँ तमाशा मत लगाएं। मेरी वालदा की फिर बहुत ज्यादा खराब है। कल ऑफिस आकर आपसे बात करूंगी इस बारे में। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। शमरोज शाह ने कहा, तो वो तो तुम्हें मंजूर करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम पर जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम में जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं होगी। कल 11 बजे तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना लड़की, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनमोल ने कहा, जी सर आप बेफिक्र रहें, मैं पहुंच जाऊंगी। शमरोज शाह वापस अस्पताल से निकलता चला गया। सारे रास्ते वो फुटेज देखता आया, लेकिन ऑफिस के स्टाफ के अलावा ऑफिस में ना कोई आया। अनमोल पर शक करना एक बेवकूफ़ी थी। इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी 10,000 की रकम निकालने वाला कोई इस प्रेजेंटेशन का क्या करेगा जिसके बारे में उसे कोई इल्म ही नहीं है। और वो कोट जो शमरोज शाह ने अपनी प्रेजेंटेशन पर लगाया हुआ है उसके बारे में तो किसी को इल्म नहीं है। इन लोगों के जो प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, शमरोज को खुद समझ नहीं आ रहा था। अचानक से दिमाग में बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। आपने ऑफिस में दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपनी तस्वीर वाले प्रिंटिंग को थोड़ा सा हिलाया तो एक बटन की शक्ल में लगा हुआ छोटा सा कैमरा शमरोज शाह सामने नुमाया हो चुका था। जाने अनजाने किसी वक्त में किसी सीसीटीवी के अंदर लगवाया था जो आज उसके काम आ रहा था। उसकी फुटेज चेक करने के बाद शमरोज की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस लड़की को मासूम समझकर वहां छोड़ आया था और माफ करने का इरादा भी रखता था। बस छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया था। शमरोज को अपनी अकल पर गुस्सा आ रहा था जो कि लोगों की पहचान ही नहीं कर पा रहा था। कहाँ उसे मासूम समझ रहा था और बेवजह गुस्सा करने के लिए पछता रहा था। 10,000 की नहीं थी बात, चोरी की थी, और वो बात भी शमरोज ने खत्म कर दी। लेकिन अब जो फुटेज उसके सामने चल रही थी वो देखकर शमरोज शाह को गुस्सा आया था। थोड़ी देर बाद वकार के सामने बैठा हुआ था और बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था और माथे पर आया हुआ पसीना
शमरोज शाह की जानिब देखा, बोला अगर तुम खुद मुझे सारी हकीकत बता दोगे तो हो सकता है मैं कोई रियायत कर लूं तुम्हारे साथ, वरना मैंने अगर बतानी शुरू की तो। वकार ने कहा सर आप क्या कह रहे हैं? तब शमरोज ने टेबल पर हाथ मारा और बोला ये बताओ तुम्हारा और अनमोल का क्या चक्कर है? तुम दोनों ने मिलकर मेरे ऑफिस से प्रेजेंटेशन गायब की और फिर किसी को दी, सच सच बताओ। वकार ने ये बात सुनी और फिर पास पड़े हुए ग्लास में पानी पीने के बाद बोला सर मैंने अनमोल को मना भी किया था कि मुखालिफ पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन उसने मुझसे मिन्नतें की, हाथ जोड़ दिए कि अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाना है। तो मैंने उसे बता दिया कि ये डील करोड़ों की हुई है, इसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मेरा यकीन करें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने बस उसे एक बात बताई थी। कार के बाद से मैं बोला ठीक है तो जाओ, लेकिन तुम अनमोल से कोई भी बात नहीं करोगे। अगर मैंने देखा कि तुमने उसे वक्त की है तो तुम्हारी सिंपैथी भी मेरे किसी काम नहीं आएगी। वकार सर हिलाकर वहां से निकल गया। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वकार ने एक और ठंडी सांस हवा में खारिज करते हुए अपने केबिन की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। एक लड़की जो कि दिखने में बेहद मासूम और नाजुक नजर आती थी, अपने अंदर इतना हौसला लिए बैठी थी कि मुखालिफ पार्टी का रुकन बन के वो उनके ऑफिस में आई। उसने अपनी पहचान भी ऐसी बना ली कि कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। गरीब लाचार उसकी जानिब को एक बार देख ले तो तरस खाए बगैर नहीं रहता था। शमरोज शाह को भी तरस ही आया था, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी नसीब की ठोक रोक रही थी। वो तो यही सोचकर परेशान था कि एक लड़की उसके ऑफिस में नौकरी करती है, बहुत से लोगों को जानता है, उनकी नजरें पहचानता है। ऑफिस में तमाम कोलीग्स को ये बात साफ अल्फाज में कह रही थी कि काम के अलावा किसी भी लड़की से कोई फालतू बात नहीं होगी, और अगर किसी ने ज्यादा बात करने की कोशिश की तो शमरोज किसी बताई जाएगी और उस वक्त उस पर एक्शन लेगा। फिर जो नतीजा निकलेगा मुकाबिल उसका खुद जिम्मेदार होगा। यह बात सुनकर तमाम लोग अपने ही कौल में सिमट कर रह गए थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो कह देता था उस पर कायम रहता था, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन शमरोज शाह अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। यही वजह थी कि शमरोज शाह की कंपनी की कामयाबी के तमाम लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस थे, लेकिन जो नुकसान अनमोल ने शमरोज शाह की कंपनी को पहुंचाया था वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। इस बात का अच्छे से हिसाब लेने का इरादा रखता था। टीवी पर भी यही न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि शाह इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े टेंडर को अपने हाथों से आसानी से जाने दिया, जबकि खान इंडस्ट्री के उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन पेश करके वो टेंडर हासिल कर लिया है। इंटरनेशनली तौर पर इस कंपनी को बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है। उनकी कामयाबी से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि ये नीच हरकत खान इंडस्ट्री के ऑनर ने ही करवाई है। वो इंसान शुरू ही से शमरोज के खिलाफ था, कोई मौका नहीं जाने देता था उसे नीचे दिखाने का, और अब तो उसने ऑफिस में घुसकर अपनी ताकत दिखाई है। इस चीज का बराबर हिसाब लेने का इरादा रखता था, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन था। कभी सोचा भी नहीं था कि कितनी आसानी से उसके ऑफिस में आकर वो प्रेजेंटेशन लेकर चला भी जाए और शाह को इस बात की खबर भी नहीं होगी। सबसे पहले अपने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, क्योंकि शमरोज शाह की आदत थी वो एक मर्तबा गलती कर लेता उससे सारी जिंदगी दोबारा नहीं दोहराता था। जो होना था वो तो हो चुका था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी तैयारी कर ली थी। अपने वालिद की तबीयत पूछने के बाद घर आ गया तो कमरे में दाखिल होते ही वो चला देखकर 1 मिनट का मासूम चेहरा याद आया। वो कितनी आसानी से उस औरत के हाथों बेवकूफ बन गया। शमरोज ने सोच लिया था कि वो अब कभी भी किसी की शक्ल देखकर उसकी बातों में आकर अपनी कमजोरी उसके हाथों में नहीं देगा। एक लड़की अच्छी लगी थी, उसने भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। प्यार के मामले में बहुत ही ज्यादा बदनसीब साबित हो रहा था। उसे पैसे लेने का दुख नहीं था, लेकिन अनमोल का धोखे ने शमरोज शाह को अंदर से तोड़ दिया था। शमरोज शाह के वालिद ने उसे खामोश देखा तो पूछा क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? टेंडर की वजह से? तब शमरोज शाह ने कहा नहीं, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि इस जायदाद के लिए कोई दिल छोटा करे। मैं तो बस इसलिए खामोश हूं कि इस बार धोखा किसी मासूम ने दिया है। मासूम भी कहां से? तो मैं तो मासूम समझ रहा था, बस गलती हो गई। शमरोज की अम्मा साई ने कहा गलती इंसानों से होती है बेटा, असल समझदार इंसान वो है जो अपनी गलती से सीखे और आइंदा के लिए ऐसी गलती से परहेज करे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो वहां चलते फिरते तुम्हें ऐसे सांपों का सामना होगा जो कि डसेंगे भी और मरहम लगाने के लिए भी सबसे पहले खुद ही पहुंचेंगे। तुम्हें चाहिए कि सांपों में और इंसानों में फर्क करने की एक अच्छी आदत बना लो।
जिंदगी में सारी उम्र कामयाब रहोगे अगर ऐसे ही सांपों पर तरस खाकर उन्हें दूध पिलाते रहे तो धोखे की और डसने की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। अपने एतबार, मोहब्बत और वक्त की तकलीफ ज्यादा होगी। शमरूज शाह बोला, आप ठीक कह रही हैं। जख्म को नासूर बनने से पहले ही उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत तकलीफ देता है आपको। अपने बेटे पर बस इतना यकीन रखना है कि मैं कल को कोई फैसला करूं तो आपको पता हो कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तब भी तुम अपनी अम्मा साईं को हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। मुस्कुराकर उनका हाथ चूमा था और कुछ सोचते हुए खामोशी से खाना खाने लगा। सर, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो सज़ा आप मुझे दे रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, बुरी है। मैंने इतनी बड़ी रकम नहीं चोरी की थी जिसके लिए आप मुझसे मेरी इज्जत मांग रहे हैं। आप बात ही मत करें, आपने क्या किया है। अगर आप मरकर दोबारा भी पैदा हो जाएंगी ना तो इस रकम का मदावा नहीं कर सकती जो आपकी वजह से मेरे हाथ से गई है। अनमोल ने कहा, सर लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, इससे गलती हो गई। 10,000 के पीछे आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं आपके साथ ही रात। आपको ज़रा एहसास है शरीफ लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है, लड़की जिसके सर पर बाप ना हो। तभी शमरोज हंसता वो बोला, तो फिर मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ कि आपके वालिद साहब नहीं हैं, वो अपनी बेटी को इस रूप में कैसे देख सकते थे। अनमोल ने कहा, देखें सर, आपकी मुजरिम मैं हूँ, आप मुझ तक महदूद रहें। मेरे वालिद साहब को कुछ बात कहें, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तो शमरोज गुस्से से अनमोल की जानिब बढ़ा और उसके बाजू जकड़ते बोला, मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ या तुम अपनी हद पार कर चुकी हो? एहसास है तुमने क्या हरकत की है? 10,000 दूसरा झूठ, तुमने हमारी कंपनी की। क्या कंपनी की? एकदम शमरोज शाह को खामोश होने पर अनमोल ने पूछा। जबकि शमरोज शाह ने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, चुपचाप मेरे साथ एक रात गुजारो, यह मामला में यहीं ख़त्म करो, वरना। अनमोल ने अपनी आंखें साफ की और बोली, सर मेरा कसूर इतना नहीं, ज्यादती कर रहे हैं आप। शमरोज ने आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे बगैर बताए तो मेरे कमरे में आकर पैसे ले जा सकती हो, ऐसे बगैर बताए मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अनमोल ने जब शमरोज के कदम अपनी जानिब बढ़ते देखे तो पीछे की जानिब कदम लेने लगी और अपनी चादर को मजबूती से थाम लिया। देखें सर, बहुत गलत कर रहे हैं। जबकि शमरोज शाह ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम बहुत गलत पहले ही कर चुके हो। इससे पहले शमरोज कोई हद पार करता अनमोल रोते हुए बोली, मुझ पर बस एक एहसान करें कि मुझसे निकाह कर लें। मैं इसको बोझ को नहीं उठा सकती कि मेरी माँ की तरबियत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। मैं आपकी सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मेरी नज़र में ना गिराए। ये बात कहते हुए अनमोल ने शमरोज शाह के पाँव पकड़ लिए थे। शमरोज ने उसके कांधों से थाम कर उसे खड़ा किया, अपने मुंह पर हाथ फेर कर गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अनमोल खामोश खड़ी रही। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि 10,000 के बदले से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। इतने बड़े ऑफिस में 10,000 के तौर पर उसे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद शमरोज का निकाह अनमोल के साथ हो गया, इसी ऑफिस में 4 लोगों की मौजूदगी में। उसी वक्त कुर्सी पर पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम उसकी जिंदगी में ये सब क्या हो गया। शमरोज उसे बाजुओं से पकड़कर अपने प्राइवेट रूम में ले गया, जबकि दूसरी तरफ अनमोल से चारों तरफ देख रही थी। जब शमरोज ने अनमोल के कांधों पर हाथ रखा तो अनमोल ने खौफ से उसकी जानिब देखा था। कुछ बोलने के लिए उसने अपने लबों को खोला ही था, तभी शमरोज शाह की बर्दाश्त जवाब दी गई और वो अपनी हर हद पार करते हुए अनमोल में गुम होता चला गया। न जाने कितनी प्यास थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनमोल के नाजुक वजूद के लिए मुकाबिल की गर्म चादर जानलेवा साबित हो रही थी। लम्हा लम्हा बढ़ती शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया था, मगर शमरोज शाह ने उस पर जरा बराबर भी रहम नहीं खाया और उसकी बढ़ती हुई मज़ाहमत को खुद में कैद करते अनमोल को खामोश करवा दिया गया था। न जाने कितनी ही देर अनमोल खुद को आईने में देखती रही। वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा अनमोल की चादर शमरोज के सर के नीचे। चादर लेकर जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर जैसे ही अनमोल झुकी तभी शमरोज ने उसकी कलाई थामी और अनमोल को खुद पर गिराया और खुद पहलू बदल कर उस पर काबिज हुआ। अचानक अनमोल चीखते चीखते रह गई। शमरोज शाह ने अनजाने एहसास के तहत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, खफा हो मुझसे? अनमोल अपनी आंखें उसकी जानिब उठाई जो पूरी रात से उसे अपने आंसुओं को रोके बैठी थी।
शमरोज शाह की नरमी पर जोर जोर से रोने लगी। शमरोज शाह ने उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद जब वो खामोश हुई तो सहारे से अपने साथ बिठाया। न उसके आंसू साफ किए। अनमोल ने एक नज़र उस सितमगर को देखा और फिर बोली, आप मुझे जल्दी से तलाक देना, मुझे घर जाना है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। शमरोज शाह ने उसकी नाजुक गर्दन पर शिद्दत के निशान देखे तो अपने लब भींचते हुए बोला, अगर मैं ऐसा ना करूं तो। अचानक अपनी सुर्ख आंखें उठाकर शमरोज शाह को देखा और बोली, जो आपको चाहिए था आप मुझसे ले चुके हैं, मुझे जाने दें। शमरोज शाह ने उसे खुद से करीब किया और बोला, लेकिन मेरा तो दिल नहीं भरा, कैसे आज़ाद कर दूं। अनमोल ने खूबसूरत और वजीह मर्द को देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर बोली, यानी कि आप मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हैं। ये अल्फाज सुनकर शमरोज शाह ने गुस्से से कहा, मेरे पास अगर वक्त होता तो तुम्हें इस चीज़ का जवाब देता, लेकिन फिलहाल तुम जाओ अपनी वालदा के पास। शाम के वक्त मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम्हें कहीं लेकर जाना है, शाम को तैयार रहना। अनमोल ने कहा, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तभी शमरोज शाह एक जसारत के बाद बोला, बोलती कड़वा हो लेकिन तुम हो बहुत मीठी। उसकी बात का मतलब समझकर अनमोल सुर्ख गुलाब हुई थी। शमरोज शाह की गिरफ्त से भागते हुए निकल गई थी। शमरोज बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब नाजुक सी लड़की शमरोज शाह के दिल में जगह बना गई थी। जब ये कसूरवार साबित न हो सकी तब शाम को अपने ही आप पर गुस्सा आया था। उसने वकार से पूछ लिया कि अनमोल के साथ वो क्या कर रहा था, लेकिन अनमोल से नहीं पूछा कि वकार वहां क्या करने आया था। असल में वो वकार को अपने ऑफिस में आता देखकर भी नजरअंदाज करके बाद में बिगड़ी सी कड़ा जोड़ गई थी। ये बात बताकर वो अनमोल को खुद दूर नहीं करना चाहता था। निकाह के मजबूत बंधन में बांध कर वो अपनी अम्मा साईं से इस बारे में बात करने का इरादा रखता था। क्या कर लिया तुमने, मुझे बताया भी नहीं। मैं कौन सा तुम्हारी मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई थी? अपनी माँ से तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा निकाह करने के बाद अपनी अम्मा साईं को बताएगा। पहले मैं बता देते, मैं कौन सा। बेगम बस करें, बच्चे ने बता दिया ना, अब खुश दिली का मुजाहरा करें और इस बच्ची को घर लाने की तैयारी करें। आपको तो खुश होना चाहिए। तभी उनकी बेगम ने कहा, पता नहीं कैसी लड़की होगी। शमरोज ने कहा, आपको नजर में पसंद आ जाएगी। वालदा ने कहा, ठीक है, बस पसंद तो मुझे आ जाएगी, मेरे बेटी की पसंद है, लेकिन वलीमा तुम इतना ग्रैंड दोगी पूरे शहर को पता चले कि शमरोज शाह की शादी हो गई है। शमरोज शाह ने अपनी अम्मा साईं की खुशी देखी और बोला, बिल्कुल, जो आपका दिल करे वो कीजिएगा। उन्होंने फिर अपने बेटे को देखा और बोली, वही करूंगी ना, तुमने कौन सा शादी से पहले बताया। अच्छा बता दिया ना, वरना 2-3 बच्चों के साथ आते और फिर कहते, अम्मा ये आपकी बहू है और ये मेरा बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। इनके इस तरह कहने के अंदाज में शमरोज ने कहका लगाया। खुशियों ने उनके घर देख लिया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा है। रात के वक्त अपनी वालदा के साथ अनमोल के घर पर मौजूद था, लेकिन उनकी वालदा ने फिर आने का मुद्दा बयान किया। निकाह वाली बात को उन लोगों ने जाहिर नहीं किया, जबकि अनमोल की माँ तो बहुत खुश थी। इतने खूबसूरत दामाद के रूप में अपने बेटी के साथ शमरोज शाह को देखकर इन्हें हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी जिससे भी हो वो रूप रंग में बिल्कुल उनकी बेटी की तरह खूबसूरत हो। दोनों की तो बिल्कुल जोड़ी चांद सूरज की लग रही थी। शमरोज शाह की वालदा ने अनमोल की वालदा से पूछा। दोनों ही अपने बच्चों को वलीमे के लिबास में सजा समरा देखकर बहुत खुश हो रही थी, जबकि शमरोज शाह स्टेज पर बैठा हुआ था। लेकिन अनमोल शमरोज से नाराज थी। शमरोज ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन अनमोल किसी भी तरह मान नहीं रही थी। इस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब कमरे में शमरोज शाह दाखिल हुआ। अनमोल को पीछे से अपने हिसार में लेते हुए बोला, मुझसे इतनी नाराजगी है कि अपने हुस्न का दीदार भी नहीं करवाओगी। अनमोल शीशे में अपना और उसका अक्स देखा और बोली, आप हर काम मुझसे पूछे बगैर करते हैं। मुझे बगैर पूछे निकाह किया, रिश्ता मुझसे बगैर पूछे, वलीमा मुझसे बगैर कुछ पूछे रख लिया, वलीमे के कपड़े मुझसे बगैर पूछे डिसाइड कर लिए। और शमरोज शाह ने उसकी बात काटी तो खाली नजरों से देखने लगी। और ये है कि मैंने तुमसे बगैर पूछे ही तुम्हें मामा भी बना दिया। ये बात सुनकर अनमोल ने हैरत से अपने शौहर को देखा। मैं ये बात आपको बताने ही वाली थी, जबकि शमरोज शाह ने झुककर उसकी पेशानी चूमी और बोला, तुम ना भी बताती तब भी मुझे पता था, आपने मेहनत ही इतनी की थी। ये बात कहकर वो खुद ही सुर्ख अनार हुई थी, उसके सीने में सर छुपा गई थी। शमरोज शाह ने कहका लगाकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। अनमोल के सारे दुखों का मदावा शमरोज शाह ने अपनी मोहब्बत से कर दिया था। वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। खुशियां उनके घर पर दस्तक दे गई थी। उन लोगों ने अपने रब का शुक्र अदा किया तो जिस तरह अनमोल को मोहब्बत मिली थी, बहुत मुतमईन अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। इतनी आजमाइश के बिलाखिर दोनों अपनी अपनी मंजिल मिल गई थी।